हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए, कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे पुराने टॉपिक हैं, पिछले टॉपिक हैं, उन टॉपिकों को हम एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो कल जो हमने टॉपिक आपको पढ़ाना प्रारंभ किया था, उस टॉपिक का नाम था कोलाइड। ठीक है, कोलाइड टॉपिक पढ़ना आपको। इस टॉपिक में है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। एक्चुअली इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए, एक वैज्ञानिक थे ग्राहम साहब ने पदार्थों का वर्गीकरण विलेनों के आधार पर करना चाहा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि पदार्थों को दो भागों में बांट दिया। पहले भाग को उन्होंने क्रिस्टलाभ नाम दिया और दूसरे को कोलाइड। ये दो रूपों में उन्होंने हमारा जो पदार्थ है उनके विलेनों के आधार पे उनका वर्गीकरण कर दिया, जिनमें से पहला प्रकार क्या मिला हमको, क्रिस्टलाभ मिला। दूसरा जो प्रकार है एक कोलाइड मिला। ठीक है, ग्राहम साहब के अकॉर्डिंग। तो क्रिस्टलाभ क्या है और कैसे, किस बेस पे उन्होंने हमारे पदार्थों को विलेनों के आधार पर ये कैसे दो भागों में बांट सकते हैं, उसका जो प्रोसेस था वो ये था कि उन्होंने हर एक पदार्थ का विलेन बनाया और विलेन बनाने के बाद जो चर्मपत्र झिल्ली होती है, इस चर्मपत्र झिल्ली से जो विलेन को गुजारा उन्होंने, तो देखा कि कुछ जल्दी से विसरित हो जा रहे थे और कुछ जो है बहुत देर में गुजर रहे थे। ठीक है, तो इसके आधार पर जो बहुत जल्दी से विसरित हो जा रहे थे, गुजर जा रहे थे, उनको उन्होंने क्रिस्टलाभ कहा, और जो बहुत लेट होकर के गुजर रहे थे उनको उन्होंने कोलाइड कहा। तो इस आधार पर जो क्रिस्टलाभ होता है, इनकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि वे सभी पदार्थ जो विलयन की अवस्था में चर्मपत्र झिल्ली में से अति शीघ्र गुजर जाते हैं या बहुत शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाभ। बात समझ में आई? ठीक है, क्रिस्टलाभ किसे कहते हैं? वे सभी पदार्थ जो विलयन की अवस्था में चर्मपत्र झिल्ली में से होकर शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाभ। बात समझ में आ रही है? और कोलाइड किसे कहते हैं? देखिए, वे सभी पदार्थ जो विलयन की अवस्था में चर्मपत्र झिल्ली में से शीघ्रता से विसरित नहीं होते, हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कोलाइड। एज एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि क्रिस्टलाभ में मैंने आपको क्या बताया कि वे सभी पदार्थ जो विलयन की अवस्था में चर्मपत्र झिल्ली में से बहुत शीघ्रता के साथ या अतिशीघ्र विसरित हो जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाभ। अब एज एग्जाम्पल अगर इनके विषय में हम बात करें, तो जैसे आपका हो गया नमक, हो गया चीनी, हो गया यूरिया, हो गया, इन सभी का आप जलीय विलयन बना लो, जल में घोल करके एक विलयन बना लो, जिसे हम लोग जलीय विलयन कहेंगे। अब इस जलीय विलयन को जब हम चर्मपत्र झिल्ली में से गुजारेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये बहुत शीघ्रता के साथ वहाँ से गुजर जा रहे हैं, विसरित हो जा रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आपके कहलाएंगे क्रिस्टलाभ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चीनी, नमक, यूरिया इत्यादि का जलीय विलयन, ठीक है, इत्यादि का जलीय विलयन। तो ये जो आपके पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ जो विलयन की अवस्था में चर्मपत्र झिल्ली में से बहुत शीघ्रता के साथ विसरित हो जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टलाभ कहेंगे। बात समझ में आई? अब कोलाइड को समझते हैं। कोलाइड किसे कहेंगे? वे सभी पदार्थ जो विलयन की अवस्था में चर्मपत्र झिल्ली में से बहुत शीघ्रता के साथ विसरित नहीं होते हैं, धीरे धीरे विसरित होते हैं, धीरे धीरे चर्मपत्र झिल्ली को पार करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कोलाइड। क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। देखिए जरा एज एग्जाम्पल, जैसे स्टार्च, जिलेटिन, गोंद, ठीक है, तो ये सभी जो पदार्थ हैं ये आपके कोलाइड कहलाएंगे। लेकिन जो ग्राहम साहब थे, ग्राहम साहब का ये विवेक, ये बुद्धि पूरी तरीके से काम नहीं की। उनके अकॉर्डिंग ये जो हमारा पदार्थ है, पदार्थों का जो ये जो दो पार्टीशन किया गया है, ये पूरी तरीके से सफल नहीं था।
सफल ना होने का रीज़न ये है कि भाई जैसे अभी आपने यहाँ देखा कि नमक का अगर हम जलीय विलयन बना रहे हैं तो क्रिस्टलाभ है, लेकिन अगर इसी नमक का हम बेंजीन में घोल करके विलयन बना दें तब वो कोलाइड का गुण दिखाने लगता है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि कई सारे पदार्थ जो होते हैं ये क्रिस्टलाभ के साथ साथ कोलाइड होने का भी गुण रिप्रेजेंट करने लगे। बात समझ में आई? तो इस परिस्थिति में जो हमारा विलयन है ये जो हमारे पदार्थों का वर्गीकरण है जो ग्राहम साहब ने दिया था हमको, ये पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ। बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके बाद पदार्थों को विलयनों के आधार पर वर्गीकरण 3 भागों में किया गया और अब कणों के आकारों पर किया गया। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए देखते हैं कणों के आकार पर कैसे किया गया। कणों के आकार पर जो हमारे पदार्थ हैं विलयन के स्थिति में, विलयन की परिस्थिति में इनके 3 रूप हैं, इनके 3 भाग हैं, जिनमें से पहले को हम लोग कहते हैं वास्तविक विलयन। क्या कहते हैं? वास्तविक विलयन। दूसरे को हम लोग कहते हैं कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन। एंड तीसरा जो हमारा होता है जिसे हम लोग कहते हैं निलंबन। क्या कहते हैं? निलंबन। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब जो पदार्थों का वर्गीकरण किया गया ये 3 पार्ट में किया गया, लेकिन अब जो किया गया है ये कणों के आधार पर किया गया। पहला जो था, जो चर्मपत्र झिल्ली से जल्दी से गुजर जा रहे थे उन्हें हमने क्रिस्टलाभ कह दिया, जो लेट से गुजर रहे थे उन्हें हमने कोलाइड कह दिया। बात समझ में आई? लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे थे जो क्रिस्टलाभ होने के साथ साथ कोलाइड होने का भी गुण रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसके कारण बस ये जो विवेक थी, ये जो बुद्धि थी कि पदार्थों का जो वर्गीकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ये फ्लॉप हो गया। लेकिन अब जब हम कणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण विलयन के स्वरूप में करने लगे तब इस परिस्थिति में हमें 3 रूप दिखाई देते हैं, जिनमें से पहला हमारा वास्तविक विलयन, दूसरा होता है कोलाइड, तीसरा होता है निलंबन। बात समझ में? अब हम देखते हैं कि वास्तविक विलयन क्या होते हैं। चलिए देखें। वे पदार्थ जो विलयन की दशा में होते हैं। अच्छा, यहाँ सबसे पहली बात हम करेंगे कि जैसे अभी मैंने बताया कि जो वास्तविक विलयन है या कोलाइडी है या जो निलंबन है, इनका जो वर्गीकरण किया गया है कणों के आधार पर किया गया है। तो इनके कणों से पहले इनकी परिभाषाओं को समझते हैं। देखिए, जो वास्तविक विलयन होता है, वास्तविक विलयन में जो हमारे विलेय होते हैं और जो विलायक होते हैं, इनके कणों का आकार 10⁻⁻7 से लेकर के 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बीच में होता है। बात समझ में आई? ठीक है। हमारे जो विलेय पदार्थ हमारा जो वास्तविक विलयन होता है, इनमें दोनों के कणों का जो व्यास होता है ये कितना होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है। तो वास्तविक विलयन क्या होते हैं? वे विलयन या वे पदार्थ जो विलयन की दशा में विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग एक समान होता है, अर्थात विलेय एवं विलायक के कणों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच में होता है। इन्हें हम लोग कहते हैं वास्तविक विलयन। अच्छा, यहाँ बात करें अगर हम वास्तविक विलयनों के इनके कणों के आधार पर कि ये समांग हैं कि नहीं है, तो आप जरा देखिए, विलेय और विलायक दोनों के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच में। विलेय के भी कणों का आकार इतना ही और विलायक के भी कणों का आकार इतना ही। तो इस परिस्थिति में हमारा जो वास्तविक विलयन है, ये वास्तविक विलयन समांग होते हैं। कैसे होते हैं? मतलब एक समांगी विलयन होता है। बात समझ में आई? ठीक है। वास्तविक विलयन क्या है? वे विलयन जिनमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच में होता है, इन्हें हम लोग कहते हैं वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन एक समांग विलयन होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, और हम बात करें तो जो हमारा वास्तविक विलयन होता है, वास्तविक विलयन के कणों को हम लोग जो है ये नग्न आंखों की सहायता से
तो हमारा जो वास्तविक विलयन होता है, इनके इस विलयन को ना तो हम नग्न आँखों की सहायता से और ना ही सूक्ष्मदर्शी की सहायता देख सकते, मतलब इनके कणों को हम देख ही नहीं सकते। ठीक है, एज एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे चीनी हो गया, चीनी का जल के साथ विलयन हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन क्या है, क्लियर हुआ? वे विलयन जिनके विलेय तथा विलायक के कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच में होता है तथा ये एक समांगी विलयन होते हैं। ऐसे विलयनों को हम लोग कहते हैं वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन में विलेय तथा विलायक दोनों के कणों को हम लोग क्या करते हैं, ना तो नग्न आंखों की सहायता से और ना ही सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? मतलब उन्हें किसी भी परिस्थिति में जो विलेय के कण होते हैं इन्हें हम पृथक नहीं कर सकते हैं, पृथक रूप में नहीं देख पाएंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें कोलाइडी विलयन की, कोलाइडी विलयन क्या है? देखिए, कोलाइडी विलयन वह विलयन होता है जिसके विलेय के कणों का आकार, ध्यान दीजिएगा, विलेय के कणों का व्यास, विलेय के कणों का व्यास 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच में होता है, जबकि जो हमारे विलायक होते हैं, विलायक के कणों का जो व्यास होता है ये होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच में होता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर कोई विलयन है और उस विलयन में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में है और जो हमारा विलायक है इनके कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच में है, तो इस विलयन को हम लोग कहेंगे कोलाइडी विलयन। क्या कहेंगे? कोलाइडी विलयन कहेंगे। और कोलाइडी विलयन में अगर विलेय के कणों के विषय में बात करें और विलायक के कणों के विषय में बात करें तो दोनों के कणों का जो आकार है ये अलग अलग है। और अगर कणों का आकार अलग अलग है तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका कोलाइडी विलयन बनता है, कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो कोलाइडी विलयन किसे कहेंगे? वे विलयन जो जिनके विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का व्यास 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में होता है तथा विलायक के कणों का आकार या विलायक के कणों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, तो जितने भी विलयन के कणों का आकार इतना होगा उन सभी विलयनों को हम लोग कहेंगे कोलाइडी विलयन। और कोलाइडी विलयन के विषय में अगर हम बात करें तो इनके जो कण होते हैं हम नग्न आंखों से तो नहीं लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भली भांति देख सकते हैं। बात समझ में आई? अब आता है हमारा तीसरा विलयन जिसे हम लोग कहते हैं निलंबन। क्या कहते हैं? निलंबन। देखिए, वह विलयन जिसके विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, विलेय के कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में होता है तथा विलायक के कणों का जो व्यास होता है ये होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच में होता है। बात समझ में? तो ऐसे विलयनों को, ऐसे कणों वाले विलयनों के मिश्रण को हम लोग कहेंगे निलंबन। निलंबन क्या है? बात समझ में? एक बार अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वे विलयन जिनमें हमारे विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में होता है तथा हमारा जो विलायक होता है इनके कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो निलंबन क्या होता है? जिनके विलेय के कणों का व्यास 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में और विलायक के कणों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच में होगा, उन्हें हम लोग कहेंगे निलंबन। और निलंबन के विषय में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इन्हें हम नग्न आंखों से भी और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, दोनों की सहायता से हम इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके विषय में भी बात करें तो विलेय के कणों का आकार विलायक के कणों के आकार से डिफरेंट है। दोनों का जो कण है, ये जो कणों का आकार है दोनों का अलग अलग है और जब कणों का आकार दोनों का अलग अलग है तो इसका मतलब ये है कि ये एक विषमांगी तंत्र का निर्माण करते हैं। बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गए आपके विलयन की परिस्थिति में पदार्थों का वर्गीकरण।
बात समझ में आई? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वास्तविक, कोलाइडी, निलंबन। वास्तविक विलयन किसे कहेंगे? जिनके कणों का आकार मतलब विलय के भी विलायक के 10⁻⁴ 7 सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच में होगा। कोलाइडी किसे कहेंगे? जिनके विलय के कणों का आकार 10⁻⁴ से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में होगा तथा विलायक के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच में होगा। तथा जो निलंबन होते हैं इनके जो विलय कण होते हैं इनका जो व्यास होता है, इनका जो आकार होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में। तथा जो विलायक होते हैं इनके कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच में होता है। बात समझ में आई? ठीक है। इसके बाद जो पढ़ना है हमको, इसमें जो मूल टॉपिक हमारा वो हमारा कोलाइडी है, जो इंपॉर्टेंट है, इसी के रेफरेंस में हमको और आगे पढ़ना है। चलिए देखते हैं। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, इट इज द आवर नेक्स्ट टॉपिक। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, ठीक है। तो कोलाइडी विलयनों का जो वर्गीकरण किया गया है इसके 2 रूप हैं, जिनमें से पहला है हमारा द्रव स्नेही कोलाइड। क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड। दूसरा हमारा द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है। तो कोलाइडी विलयनों का जो वर्गीकरण किया गया है ये 2 रूपों में किया गया है, जिनमें से पहला हमारा है द्रव स्नेही कोलाइड, दूसरा हमारा कहलाता है द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड क्या है? पहले हम इनकी परिभाषा सुनते हैं, फिर पढ़ते हैं द्रव विरोधी कोलाइड के विषय में। द्रव स्नेही का मतलब होता है कि द्रव से स्नेह करने वाला कोलाइड, मतलब वे पदार्थ, वे सभी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। बात समझ में आई? ठीक है। वे सभी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर बहुत सरलता से, बहुत सुगमता पूर्वक कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक। अब द्रव विरोधी कोलाइड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वे सभी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सुगमता पूर्वक कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। बात समझ में आई? ठीक है। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं? वे सभी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर कोलाइडी विलयन का निर्माण बहुत सरलता से, बहुत जल्दी कर लेते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। बात समझ में आई? ठीक है। और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? वे सभी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सुगमता पूर्वक कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। बात समझ में? अच्छा, इनके विषय में और अगर हम बात करें, जैसे द्रव स्नेही है, तो द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन होता है ये बहुत अस्थायी होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि इनका अवक्षेपण जो है ये आसानी के साथ नहीं होता है। अवक्षेपण क्या है? ये कोलाइडी विलयन से संबंधित एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं, बहुत अस्थायी होते हैं, और इनका जो अवक्षेपण होता है ये आसानी के साथ नहीं होता। लेकिन अगर एक बार अवक्षेपण हो गया तो हम इन्हें पुनः कोलाइडी अवस्था में ला सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। जबकि यही अगर हम द्रव विरोधी कोलाइड के विषय में बात करें तो ये बहुत अस्थायी होते हैं, बहुत अनस्टेबल होते हैं। इनका जो अवक्षेपण होता है तुरंत हो जाता है, इनका जो अवक्षेपण या स्पंदन की जो घटना होती है बहुत जल्दी हो जाती है, तुरंत हो जाती है। लेकिन अगर एक बार हो गया तो उन्हें हम फिर से कोलाइडी अवस्था में नहीं ला पाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है। वो अवक्षेपित ही रह जाएंगे, उन्हें हम कितना भी प्रयास कर ले वो कोलाइड की अवस्था में नहीं आते।
ठीक, तो ये हो गया हमारे कोलाइडी विलेनों का वर्गीकरण। इन टॉपिकों को कल हम एक बार पुनः रिपीट करेंगे। साथ ही साथ कोलाइडी विलेन से संबंधित कुछ कोलाइडी विलेनों के गुण पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको पढ़ते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही। जो टॉपिक आपको समझ में ना आए उसे प्लीज़ आप कमेंट के थ्रू हमें बताएं, हम अगले वीडियो में उन टॉपिकों को एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है, चलिए शेष कल करते हैं।